गुड मॉर्निंग गाइस। मेरा नाम है सन्नी कुमार और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैथ सर्च बाय एसके में। तो गाइस, अगर आपको कोई भी डाउट या फिर क्वेरी हुआ करे तो मैं हर वीडियो के स्टार्टिंग में अपनी एक जो फर्स्ट स्लाइड होती है उस पर मैं अपना फ़ोन नंबर भी देता हूँ। तो आप चाहे तो इस फ़ोन पर कॉल करके कोई भी डाउट पूछ सकते हैं, मैं हेल्प करूँगा। तो चलिए गाइस, वीडियो शुरू करते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं, हमारा पहला टॉपिक है एंटी कोएगुलेशन। तो उससे पहले हमको जानना होगा कोएगुलेशन क्या होता है। कोएगुलेशन का मीनिंग होता है गाइस, जब जब खून के कत्थे बन जाते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने कभी देखा होगा कि जब हम जो ब्लड सैंपल लेते हैं वाइल के अंदर, तो थोड़ी देर बाद खून जम जाता है, वो जेली लाइक हो जाता है। वो इसीलिए होता है वो, क्योंकि उसके अंदर ये होता है, ये वो जो ब्लड है वो क्लॉट हो चुका होता है। तो बस ये उस जो क्लॉटिंग की जो प्रोसेस होती है उसको हम कहते हैं कोएगुलेशन। और जो ड्रग्स उसको प्रिवेंट करते हैं, वो प्रोसेस को धीमा करते हैं या फिर पोस्टपोन करते हैं, उनको हम एंटी कोगुलेंट्स कहते हैं। तो पहला हमारा एंटी कोगुलेंट जो ड्रग है वो है हिपैरिन। तो हिपैरिन जो है वो नेचुरल एंटी कोगुलेंट होता है, प्रोड्यूस बाय बेजोफिल्स। ये गाइस मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ WBC वाले टॉपिक में। अगर आपने नहीं मालूम है तो आप पहले वो वीडियो देख लीजिए, उसके बाद आप ये वीडियो देखिएगा। तो इंडिकेशंस क्या होते हैं हिपैरिन के? ये सर्जरी में इस्तेमाल होता है, डायलिसिस में भी इस्तेमाल होता है, कार्डियक सर्जरी में भी इस्तेमाल होता है, वाल्व रिप्लेसमेंट में भी इस्तेमाल होता है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस में भी इस्तेमाल किया जाता है। सेफ इन प्रेगनेंसी होता है ये ड्रग, क्योंकि ये ड्रग जो है प्लेसेंटा को क्रॉस करके फीटस में नहीं जा सकता है। और जब कभी भी हम पेशेंट का ABG लेते हैं तो हम हिपैरिनाइज्ड सिरिंज में ही लेते हैं। तो वहाँ पर भी इसका प्रॉपर्टी होता है। और जो पेशेंटों को पेसमेकर इम्प्लांट किया होता है उनके अंदर उनको भी हिपैरिन की थेरेपी देनी होती है। तो कॉन्ट्राइंडिकेशन, तो गाइस कहाँ पर हमें हिपैरिन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए? सबसे पहले हेमरेजिक शॉक में, दूसरा ब्लीडिंग, तीसरा हमें हिपैरिन के साथ एस्पिरिन नहीं देना है, क्योंकि ये दोनों के जो हिपैरिन जो है वो एंटी कोगुलेंट है और एस्पिरिन एंटी प्लेटलेट ड्रग है, वो प्लेटलेट काउंट को कम कर देगा। उससे क्या होगा, जो खून प्लेटलेट्स का काम क्या होता है गाइस, जो जो ब्लड क्लोटिंग की जो प्रक्रिया को मेंटेन रखना है ना। कहीं अगर किसी को चोट लग जाती है तो आप देखते हो कि थोड़ी देर के अंदर अंदर ही ब्लड जो है रुक जाता है, तो वो प्लेटलेट के कारण से ही होता है। अगर हम
हिपैरिन के साथ साथ एस्पिरिन भी देंगे तो पेशेंट को हैवी ब्लीडिंग हो सकती है। और रूट की अगर हम बात करें हिपैरिन की, तो हिपैरिन को हम सबक्यूटेनियस और आईवी दे सकते हैं। और हमें कभी भी हिपैरिन को आईएम नहीं देना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये कोज कर सकता है हेमेटोमा। और कॉम्प्लिकेशन गाइस अगर हम देखें तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस और हाइपर कैलेमिया। हाइपर कैलेमिया का मीनिंग होता है इंक्रीज पोटेशियम लेवल। नोट गाइस, हिपैरिन की जो एंटीडोट होती है वो प्रोटामाइन सल्फेट होती है। और ये लवनॉक्स, ज़ैप्रिन, क्लेक्सिन, these all are known as low molecular weight heparin। और इनका एंटीडोट भी प्रोटामाइन सल्फेट ही होगा। तो गाइस ध्यान में देना कि जब कभी भी आप किसी पेशेंट को हिपैरिन की थेरेपी दे रहे हो तो प्रोटामाइन सल्फेट भी आपके पास होना चाहिए। और अगर हमें जो हम हिपैरिन थेरेपी पेशेंट को दे रहे हैं वो कैसी काम कर रही है, अगर हम वो चेक करना चाहते हैं, उस थेरेपी की इफ़ेक्टिवनेस को अगर हम चेक करना चाहते हैं तो हमें एक टेस्ट करवाना होता है APTT, एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम। ये टेस्ट होता है जो कि APTT को फाइंड आउट करने में हेल्प करता है। अब गाइस हम आते हैं वारफेरिन पे। दूसरा एंटी कोगुलेंट है और इसका दूसरा नाम कोमाडिन भी है। कोमाडिन ये ओरल एंटी कोगुलेंट है। ये ओरल ही दिया जाता है और इनहिबिट द स्पेसिफिक ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स जैसे कि 2, 7, 9, 10। तो गाइस मैंने आपको पहली वीडियोस में बता चुका हूँ कि टोटल क्लॉटिंग फैक्टर्स जो होते हैं वो 13 होते हैं। तो आप वो वीडियो देख लीजिए, फिर आपको सब समझ में आ जाएगा। फिर यूज़ इन मायोकार्डियल इन्फेक्शन, स्ट्रोक, थ्रोम्बोसिस और डीप वेन थ्रोम्बोसिस। डोसिस की अगर हम गाइस बात करें तो 5 to 6 mg पर डे होता है वारफेरिन का। और गाइस इसको भी हमको एस्पिरिन के साथ नहीं देना है वरना सेम प्रॉब्लम हो जाएगा। और गाइस वारफेरिन का जो एंटीडोट होता है वो इंजेक्शन विटामिन के होता है। तो जब कभी भी किसी पेशेंट को वारफेरिन थेरेपी चल रही हो तो आप ये ध्यान में देना कि आपके पास विटामिन के का इंजेक्शन हो। कॉम्प्लिकेशन की अगर मैं बात करूं तो कैन कोज जेनेटिक डिसऑर्डर टू द फीटस। इसका मतलब ये है कि ये टेराटोजेनिक ड्रग होता है। ये प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकता है और नॉट सेफ इन प्रेगनेंसी। तो जब प्रेगनेंसी के दौरान माताओं को ये ड्रग नहीं देना चाहिए। स्केलेटल मेलफॉर्मेशन, जो हड्डियों का ढांचा होता है वो एबनॉर्मल हो सकता है और स्किन एबनॉर्मेलिटी भी देखी जा सकती है फीटस के अंदर। और शॉर्ट स्ट्रेचर भी हो सकता है,
हो सकता है कि बेबी का हाइट ना बढ़े और उसे हैवी ब्लीडिंग की भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो टेस्ट, अगर हमें वारफेरिन की वारफेरिन थेरेपी की इफ़ेक्टिवनेस को अगर चेक करना है तो हमें टेस्ट करवाना होगा PTINR। ये आपने सभी ने सुना होगा, प्रोथ्रोम्बिन टाइम इंटरनेशनल नॉर्मलाइज रेशियो में मेजर टाइम फॉर द ब्लड टू क्लॉट। और हम अपने आप से भी चेक कर सकते हैं। अब गैस हम आते हैं विटामिन के पर। इसको हम एंटी हेमोरेजिक विटामिन भी बोलते हैं। और असेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ क्लोटिंग फैक्टर्स, जो हमारा हमने जो 13 क्लोटिंग फैक्टर्स देखे थे, ये उनके फॉर्मेशन में हेल्प करता है। और हमको ये सून आफ्टर बर्थ बेबी को दे देना चाहिए। अगर टर्म बेबी है तो उसको 1 mg IM देना है, और अगर प्री टर्म बेबी है तो लेस देन 1000 ग्राम IM देना होता है। इफ अगर पेरेंट्स अगर नहीं मानते हैं IM के लिए तो हम बेबी को ओरल भी दे सकते हैं। 2 mg ओरल आफ्टर बर्थ और 2 mg ओरल एट 3 to 7 वीक और 2 mg ओरल एट 6 वीक पर। तो ऑल क्लोटिंग आर synthesized by लीवर एक्सेप्ट कैल्शियम। कैल्शियम को छोड़कर सारे जो क्लोटिंग फैक्टर्स होते हैं वो लीवर के द्वारा ही बनाए जाते हैं। अब गाइस हम आते हैं EDTA पर। आपने कई बार हॉस्पिटलों में पर्पल वाइल देखा होगा, पर्पल वाइल है ना, तो उसको हम EDTA बोलते हैं, EDTA वाइल। तो इसकी फुल फॉर्म होती है इथाइलिन डायमाइन एसिटिक एसिड। ये क्या है ये? प्रिवेंट ब्लड क्लॉटिंग बाय रिमूविंग कैल्शियम फ्रॉम ब्लड। ये क्या करती है? ये वाइल के अंदर कुछ केमिकल होता है जो क्या करता है, हमारे जो ब्लड सैंपल लिया है उसके अंदर से कैल्शियम हटा देता है। उस कारण से क्या जो क्लोटिंग टाइम होता है ना, वो पोस्टपोन हो जाता है, जल्दी से क्लोट नहीं होता है। कॉमनली यूज्ड वाइल होता है इन लैब के अंदर मोस्ट कॉमनली यूज वाइल होता है ये। इट इज ऑल्सो यूज इन IV और IM इन केस ऑफ लीड पॉइजनिंग। जब किसी पेशेंट को लीड पॉइजनिंग हो गई हो तो उसमें भी ये इस्तेमाल किया जा सकता है। ऑक्सिलेट कंपाउंड, ये एक केमिकल होता है जो क्या करता है, रिमूव कैल्शियम फ्रॉम ब्लड, और लैक ऑफ कैल्शियम प्रिवेंट द कोएगुलेशन। ठीक है। सिट्रेट, ये भी एक केमिकल होता है जो कि डिक्रीज कैल्शियम लेवल टू प्रिवेंट द कोएगुलेशन, यूज इन द ब्लड बैंक मोस्ट कॉमनली। तो गाइस ये आप स्टार मार्क कर लेना, ये आ सकता है। और आप ये भी मार्क कर लेना, ये भी सही है, आपकी GK के लिए ठीक है ये।
टेस्ट फॉर द ब्लड क्लॉटिंग या फिर ब्लीडिंग क्लॉटिंग डिसऑर्डर। पहला टेस्ट होता है ब्लीडिंग टाइम 3 to 6 मिनट। दिस इज द टाइम interval from losing of blood after a cut of injury, arrest of bleeding। मतलब कहने का ये है कि ये एक टेस्ट होता है कि जब हम करते हैं इसके अंदर हम क्या करते हैं, एक कट के बाद हम ये टाइम कैलकुलेट करते हैं कि कब तक ब्लड बहता है ना। इट इज़ प्रोलोंग इन परप्यूरा, ये परप्यूरा में प्रोलोंग होता है। परप्यूरा एक पैचेस होते हैं जो रेड रेड से स्किन पर बन जाते हैं। परप्यूरा का जो डायमीटर होता है वो 5 to 10 mm होता है। और पैटेज ये पिन पॉइंट हेमरेज पैचेस होते हैं जो लेस देन 1 mm के होते हैं। काइमोसिस जो होते हैं वो लार्ज हेमरेज होते हैं ग्रेटर देन 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा के। मेडिकल टेस्ट फॉर ब्लीडिंग टाइम, IVI मेथड या फिर ट्रेडिशनल मेथड। इस टेस्ट को करने में 3 to 10 मिनट का समय लगता है और यूज़ होता है इसके अंदर BP एपेरेटस है ना। और ड्यूक मेथड के अंदर 3 से 5 मिनट का टाइम लगता है। तो चलिए पहले हम इन दोनों टेस्टों को ही देख लेते हैं ये कैसे किए जाते हैं। तो गाइस ये IVI मेथड होता है। तो इसके अंदर क्या करना होता है कि हमें BP कफ बांधना होता है और कफ के अंदर जो प्रेशर है वो हमको 40 mm ऑफ Hg तक रखना होता है ना। फिर उसके बाद एक पिन करना होता है और हमें बारी बारी से ऐसे साफ करना होता है हर इक्वल इंटरवल के साथ। तो हमें ये देखना होता है कि भाई कितनी देर में जाकर जो है ब्लड पूरा ठहर गया है। तो ये IVI मेथड होता है। और गाइस ड्यूक मेथड में कोई हम BP कफ का इस्तेमाल नहीं करते। तो हम किसी कान को या फिर उंगली को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें सिंपली हमें पिंच करना होता है, पेनिट्रेट करना होता है। फिर हमें उसके जो ब्लड के स्पॉट्स है वो गोल पेपर पर लेने होते हैं और बस टाइम इक्वल टाइम इंटरवल के साथ। तो यही किया जाता है बच्चे इसमें। और चलिए फिर अब देखते हैं CT क्लॉटिंग टाइम, टाइम टेकन बाय द ब्लड टू क्लॉट आफ्टर क्लॉटिंग फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड क्लॉटिंग टाइम। मतलब कहने का ये है कि जब हम किसी ब्लड को वाइल बॉडी से बाहर निकाल लेते हैं तो कितनी देर में वो ब्लड जो है क्लॉट हो जाता है, उसको क्लॉटिंग टाइम बोलते हैं। नॉर्मली ड्यूरेशन जो होता है इसका वो 3 to 8 मिनट होता है और इट इज़ प्रोलोंग इन हीमोफीलिया। हीमोफीलिया के अंदर ये जो पीरियड होता है ये प्रोलोंग होता है। अब गाइस हम आते हैं प्रोथ्रोम्बिन टाइम के अंदर। PT इसको बोलते हैं,
शॉर्ट फॉर्म में। इट इज़ ए टाइम टेकन बाय ब्लड टू क्लॉट आफ्टर एडिंग टिश्यू प्रोथ्रोम्बिन 3 टू इट। ये गाइस ये होता है कि जब हम ब्लड सैंपल ले रहे हैं कोई, उसके बाद हमने उसके अंदर प्रोथ्रोम्बिन जो क्लोटिंग फैक्टर है वो ऐड किया उसके अंदर, उसके बाद जो ब्लड क्लॉट कितनी देर में हो जाता है। तो मेनली ये अगर हमने किया है तो नॉर्मल जो होता है ये 10 to 12 सेकंड के अंदर ये क्लॉट हो जाता है। और लॉन्गर होता है ये वारफेरिन थेरेपी में, और डिक्रीज होता है ये लो विटामिन के में। तो ये फिर इसके अंदर ही आते हैं कॉम्ब टेस्ट, इसको हम एंटी ग्लोबुलिन टेस्ट भी बोलते हैं, AGT टेस्ट, टू फाइंड आउट द सर्टेन एंटीबॉडीज दैट कॉज ऑटो इम्यून हीमोलाइटिक डिजीज ऑफ RBC। ये गाइस बस उन एंटीबॉडीज का पता करता है जो कि हमारे ही इम्यून सिस्टम पर, इम्यूनिटी पर हमला करते हैं बस, है ना। तो ये 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट डायरेक्ट कॉम्ब टेस्ट, है ना, पहला वाला होता है डायरेक्ट कॉम्ब टेस्ट। इट इज़ यूज टू टेस्ट ऑटो इम्यून हीमोलाइटिक अनेमिया। ये मोस्टली ये हीमोलाइटिक अनेमिया में इस्तेमाल किया जाता है। डिटेक्ट एंटीबॉडी दैट आर स्टक टू द सरफेस ऑफ RBC। ये उन एंटीबॉडीज को चेक करता है जो RBC की सरफेस पे स्टक हो जाते हैं। और सेकंड या फिर इनडायरेक्ट कॉम्ब टेस्ट होता है, वो यूज इन द प्रीनेटल टेस्टिंग ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन। इट डिटेक्ट एंटीबॉडी दैट आर फ्लोटिंग फ्रीली इन द ब्लड। वो उन एंटीबॉडीज की जांच करता है जो फ्रीली फ्लोटिंग हो रही है इन ब्लड। और इट डिटेक्ट एंटीबॉडी अगेंस्ट RBC। वो एंटीबॉडीज को की जांच करता है ये जो RBC के रेड ब्लड सेल्स के अगेंस्ट में होती है। नोट है गाइस, एपोट्रांसफेरिन प्रोटीन। इट इज responsible for the iron transport in plasma। ये गाइस आयरन के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। और मोस्ट अबंडेंट सेल होते हैं एरिथ्रोसाइट। ये दूसरा पॉइंट है गाइस, है ना। ये इसका सब पॉइंट नहीं है इसका, ये अलग से एक पॉइंट है। और मेजर हिस्टोकॉम्पैक्टिबिलिटी कॉम्प्लेक्स प्रोटीन प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ T लिम्फोसाइट। तो गाइस ये वीडियो यहाँ पर ही एंड होता है। और अगली वीडियो में आपसे फिर बातें होंगी एक न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।